नमस्कार साथियों समिट प्रतियों में आपका स्वागत है। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था संविधान सभा पे और फिर आज एक नया वीडियो के साथ आया हूं संविधान सभा की विशेषता के बारे में। कुछ लोग यह भी सोचते होंगे कि क्या संविधान सभा की विशेषता पे प्रश्न आते हैं क्या, और इसको पढ़ना जरूरी है। मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी है। इससे एक तो यह होता है कि हम सारे टॉपिक्स को एक बार समझ लेते हैं और हमारे दिमाग में एक तरह से खाका तैयार हो जाता है कि हम पढ़ना क्या है मेन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। और मैं इसी तरह से हर चैप्टर्स का और हर सब्जेक्ट में जो इम्पोर्टेंट है, जो अधिक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका वीडियो लेकर आऊँगा। और साथ ही साथ एक ट्रिक का भी वीडियो लेकर आऊँगा कि किसी तरह किसी चीज़ को आसानी से कैसे याद रखा जा सकता है, तो उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं आज भारतीय संविधान की पहली विशेषता क्या है। तो सब भारतीय संविधान की सबसे पहली जो विशेषता है और सबसे इम्पोर्टेंट जो विशेषता है वो है सबसे लंबा और लिखित संविधान है। पूरे विश्व में दो प्रकार के संविधान हैं, लिखित और अलिखित। तो जैसे भारत में, अमेरिका में, ये सब में लिखित संविधान है और ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। वहाँ पे हर बार चेंज किया जाता है, जैसा समय की मांग हो उसके अनुसार से चेंज कर दिया जाता है। तो वहाँ पे अलिखित संविधान है और बहुत आसानी से वहाँ पे चेंज भी हो जाता है। खैर, तो जैसे हम लोग सबसे पहले जब ये संविधान का गठन हुआ, संविधान बन रहा था, उस समय सबसे ज़्यादा उस समय था हमारे पास 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल थे और 22 भाग था। तो ये 22 भाग तो वैसे ही है, इसमें 4 जोड़ और दिए गए और ये 12 शेड्यूल हो गए हैं। और 395 भी वैसे ही है, लेकिन इसमें ABC करके लगता है लगभग 450 से भी अधिक आर्टिकल्स हो चुके हैं। ABC करके ऐसे क्रम के अनुसार से 395 ही हैं। तो ये है सबसे लंबा। लेकिन इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबा और लिखित संविधान विश्व का कहाँ है, किस देश का है। तो हमारे देश भारत का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, क्योंकि इसमें जब संविधान बन रहा था उस समय जो भारतीय हुकूमत चला रहे थे, उन्होंने भारत पे शासन करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 लेकर आए थे। उससे लगभग 250 हूबहू उतार दिया गया था हमारे संविधान में। तो ये 250 वहाँ से थे और बाद में और जोड़े गए थे। दूसरा है आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत एवं बाह्य स्रोत का अर्थ है कि कई चीज जो हमारे बाहर से भी लिया गया है। जिस समय संविधान सभा हमारे संविधान निर्माता बना रहे थे, तो उस समय लगभग 60 देशों के संविधान का इन्होंने अध्ययन किया और उसके हिसाब से जो इस देश की जरूरत थी और ज़्यादा ज़रूरत था देश के उत्थान के लिए, उसे रखा गया। और कुछ जो हमने अभी बताया कि 250 आर्टिकल्स हूबहू उतार दिए गए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, वो भी रखा गया। तो बाह्य स्रोत से वो हुआ, और कुछ जो अपने से उन्होंने लिखा था उसे आंतरिक स्रोत कहते हैं। तो यह है हमारा आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। दूसरा है नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। नम्यता और अनम्यता का तात्पर्य है कि लचीला और कठोर। लचीला और कठोर का मतलब कि हमारे संविधान में जो भी प्रावधान है, जो उसको बदला जाएगा, अगर बदला गया तो उसके लिए कैसा मतलब प्रावधान क्या होगा कि हम आसानी से बदल सकते हैं या आसानी से नहीं बदल सकते हैं। तो इसे बदलने के लिए हमारा संसद अगर चाहे तो 2/3 बहुमत के साथ इसे चेंज कर सकता है, कई संविधान के प्रावधानों को। और कई बार ऐसा होता है 2/3 बहुमत के साथ 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ती है। तो ये कठोर हो गया कि आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है किसी संविधान के प्रावधान को चेंज करने में।
तो हमारा देश का जो संविधान है वो दोनों प्रकार का है, लचीला भी है और कठोर भी है। चलिए, और ये है, ये एक तरह से जैसे इसको हम एक कैटेगराइज इस तरह से कर सकते हैं कि ये हमारा संरचनात्मक विशेषता है हमारे संविधान का। जैसे ये मार्कर है, किसी की भी व्यवस्था विशेषता हो सकती है। तो जैसे ये मार्कर है हमारा, तो इसमें ये कठोर है, ये रेड है, वाइट है, जो भी है इसमें वो उसकी संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल विशेषता जो कहते हैं वो है। तो ठीक ये 3 तो हमारे स्ट्रक्चरल व्यवस्था है, विशेषता है। और आगे देखते हैं, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ऐसे जो हमारे संविधान में हैं, हमारे संविधान में व्याप्त हैं, उसकी विशेषता ये 4, 5, 6, 7 बताता है। जैसे पहला है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता के बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, इसके अलग चैप्टर्स ही बनाएंगे। एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार, राजकीय नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, ये सब मौलिक कर्तव्य, ये सब के अलग अलग वीडियोस हम लोग सेपरेट बनाएंगे और उसको पढ़ेंगे। एकल नागरिकता में जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का अर्थ हुआ कि केंद्र के लिए अलग नागरिकता मिलती है और राज्य के लिए अलग नागरिकता मिलती है, उसे दोहरी नागरिकता बोलते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, यह लिया गया है हमारे ब्रिटेन से और हमारे भाग 2 में है। इसे एकल नागरिकता कहते हैं। इसमें यह है कि पूरे देश में एक ही नागरिकता होगी, एक ही सिटीजनशिप मिलेगा, सिंगल सिटीजनशिप जिसे कहते हैं। यह मौलिक अधिकार है। फिर उसके बाद मौलिक अधिकार, संविधान हमारे देशवासियों को कुछ मौलिक अधिकार देते हैं, फंडामेंटल राइट्स देते हैं, जो कि हमारे भाग 3 में है। इसकी भी हम चर्चा सेपरेट चैप्टर में करेंगे, अलग चैप्टर बनाएंगे, अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे, जो कि भाग 3 में है। और पहले तो यह प्रारंभ में 7 थे और अब 6 मौलिक अधिकार हैं। इसे भी हमने अलग चैप्टर में देखेंगे। है दूसरा, छठा विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपी इस पे बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे हमारा संविधान राज्य या केंद्र को यह निर्देश देता है कि अगर आप जनता के लिए कोई कानून बना रहे हैं या कोई विधि बना रहे हैं, तो आपको इस कुछ निर्देश हैं उसको पालन करना पड़ेगा। तो ये हमारे पार्ट 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है डीपीएसपी। 7वां विशेषता है मौलिक कर्तव्य। प्रारंभ में जब संविधान बना था उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं था, उससे बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें जोड़ा गया और प्रारंभ में इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि हमारे देश के देशवासियों को एक निर्देश देता है या फिर बताता है कि आपका ये कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति। इसका भी हम लोग अलग चैप्टर में सेपरेट वीडियो बनाकर देखेंगे। 8वीं जो विशेषता है वो है सार्वभौमिक मताधिकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं, चाहे स्त्री पुरुष हों या किसी जाति धर्म या फिर किसी मजहब के लोग हों, कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, सबको एक मत देने का अधिकार है, उसे सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। और साथ ही साथ एक मत देने के अधिकार के साथ साथ सभी के जो मत होंगे उसका वैल्यू भी एक ही होगा, समान वैल्यू हो, चाहे अमीर गरीब हो या फिर हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, किसी जाति धर्म का हो, कहीं किसी जगह का हो, उसे सेम वैल्यू प्राप्त है। इसीलिए इसको सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रख सकते हैं हम लोग, 2 चीजें, कि प्रारंभ में 21 वर्ष रखा गया था मताधिकार का, कि आप 21 वर्ष के हैं तो ही आप वोटिंग राइट के लिए एलिजिबल हैं। बाद में 61वें संविधान संशोधन के तहत इसे 18 वर्ष कर दिया गया, 61वें संविधान संशोधन के तहत, और अभी भी 18 वर्ष ही है। यही है सार्वभौमिक मताधिकार।
9वां है स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। ये हमारे संविधान में लिया गया है अमेरिका से। तो इसमें यह है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो एक स्वतंत्र बॉडी है। ये एग्जीक्यूटिव और मतलब विधायिका और न्याय कार्यपालिका दोनों को सजग करती है। तो इसका अपना एक स्वतंत्र इसका वो है कि आप ये स्वतंत्र और निष्पक्ष इसका राइट है। 10वां है संसदीय शासन प्रणाली। हमारे देश में संसद है और हाँ, इसके बारे में एक और है, न्यायपालिका जो है हमारा वो भारत का जो न्यायपालिका है वो एक ही न्यायपालिका है। ऐसा नहीं कि केंद्र के लिए अलग है, राज्य के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। एक पिरामिड के रूप में है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। तो ये एक ही क्रमिक अनुसार में है और ये किसी राज्य का नहीं है और किसी केंद्र का नहीं है, ऐसा नहीं है। ये स्वतंत्र है बिल्कुल, इसलिए स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका इसको बोलते हैं। 10वां है संसदीय शासन प्रणाली। हमारे देश में संसद है और संसदीय प्रणाली के अनुसार ही हमारे देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे संसद में किस तरह से लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति हैं। ये हम पढ़ेंगे इसमें संसदीय शासन प्रणाली, हमारा संसद और किस तरह से लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिलाकर संसद बनता है। 11वां है त्रिस्तरीय शासन। विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहां त्रिस्तरीय शासन है, बाकी सभी जगह द्विस्तरीय शासन है, केंद्र के लिए अलग और राज्य के लिए अलग। भारत में त्रिस्तरीय शासन है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत में केंद्र शासन भी है, केंद्र का शासन अलग है, राज्य का शासन अलग है, उसकी प्रशासन अलग है और दूसरा स्थानीय शासन है या स्थानीय तौर पे या लोकल बॉडी जो बोलते हैं, जिसको हम लोग पंचायत भी बोलते हैं या नगर पंचायत बोलते हैं, उसका भी शासन है। तो ये त्रिस्तरीय शासन है। 12वां और अंतिम ये है कि खैर विशेषताएं तो बहुत है, लेकिन जो 12वां विशेषता है वो पंथ निरपेक्ष राज्य का विशेषता है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं होगा। कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है पंथ निरपेक्षता को धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष अगर दो वर्ड आ जाए तो हमें चूज करना है था पंथ निरपेक्ष, क्योंकि प्रारंभ में यही हमारे संविधान में रखा गया था, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि हमारे देश का या राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, ये सभी धर्मों को समान रूप से उसकी संरक्षण करेगा। धर्म जो होगा वो व्यक्ति का होगा, न कि देश का या राज्य का होगा। तो यही है पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा। और हमारा देश आज धर्म निरपेक्ष है और सेकुलर जिसे भी कहते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ जानकारियाँ आपको प्राप्त हुई होगी और आगे भी मैं प्रयास करूँगा कि बेहतर दूँ। थैंक यू। और इस वीडियो को आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक